आप देख रहे हैं मेहरबान इश्क भाग 5। सक्षम की कार फुल स्पीड में हाईवे को क्रॉस कर आगे बढ़ रही थी। दीक्षा मन ही मन बड़बड़ाई, फिर मुंह बनाती हुई बोली, ना जाने किस पापों की सजा मिल रही है मुझे, जो तेरे जैसे इंसान से मेरा पाला पड़ गया। सक्षम के चेहरे पर कोई भाव भी नहीं उभरे थे। ये अब दीक्षा की सहन क्षमता से बाहर था। उसने सक्षम के ड्राइविंग कर रहे हाथों को पकड़कर कार को रोकने की कोशिश की। रोको, उतारो मुझे। दीक्षा, एक्सीडेंट हो जाएगा, हटिए मेरे सामने से। नहीं हटूंगी, मुझे अभी इसी वक्त उतारो। दीक्षा, आप रुक जाए प्लीज़, आपको लग सकती है। सक्षम चाहकर भी उसे रोकने के लिए उसे ना धक्का दे सकता था और ना ही उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटा सकता था, क्योंकि ऐसा करने से दीक्षा को चोट भी आ सकती थी। सक्षम ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की, पर जब तक कार का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। हाईवे पर ज़्यादा संख्या में कार मौजूद नहीं थी, ये सक्षम की किस्मत ही थी। पर दीक्षा के स्टीयरिंग गलत दिशा में घुमाने से कार सामने हाईवे पर लगे बैरियर से जा टकराने वाली थी। आ कार को बैरियर से टकराता देख दीक्षा ने अपना चेहरा खींचकर सक्षम की शर्ट पे छुपा लिया। सक्षम ने फौरन स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और पूरा दम लगाकर कार को अपोजिट घुमाया। गोल गोल राउंड लेती हुई कार कुछ ही पलों में धुआं उड़ाती हुई बड़े से पत्थर से जा टकराई, जिससे कार का फ्रंट कांच टुकड़ों में तब्दील हो गया। दीक्षा को बचाने के लिए सक्षम ने पूरी तरह से उसे कवर कर लिया। कांच के कुछ टुकड़े सक्षम के बाजुओं में घुस गए। शुक्र की बात यह थी कि पत्थर ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिससे पूरा कांच ना टूट सका। सिटी हॉस्पिटल। अमोल की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी ही थी कि जल्दबाजी उस पर कुछ इस कदर हावी थी कि आधी चलती हुई कार से ही वो उतरकर हॉस्पिटल में घुस गया। रिसेप्शनिस्ट से दीक्षा का पता कर वो सीधा वार्ड की तरफ चल दिया। वहाँ से पता चला कि दीक्षा वहाँ से जा चुकी है। अमोल के हाथ की नसें खिंच गई। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। दीक्षा! अपने दांतों को आपस में घिसते हुए वो जोर से गुस्से से चिल्लाया, सर, सर जी, अमोल सर। उसका मैनेजर अभी वार्ड में दाखिल हुआ ही था कि अमोल ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया। तूने तो कहा था ना कि दीक्षा यही है, कहाँ है फिर वो? मैंने बाहर पता किया है, शायद वो यहाँ से डिस्चार्ज लेकर चली गई। डिस्चार्ज? मतलब उसका एड्रेस तो होगा ना? सोचते हुए अमोल ने उसकी शर्ट छोड़ दी। आपका है तो मैं मालूम करूँ एड्रेस? मुझे दीक्षा का एड्रेस चाहिए। अभी जाओ पता करो कहाँ रहती है वो। जी अमोल सर। उसका मैनेजर अपनी जान बचाकर फौरन वहां से रफू चक्कर हुआ। अमोल ने बेड की ओर देखा, वहां किसी का हैंकी पड़ा हुआ था। अमोल ने उसे अपने हाथ में लेकर गौर से देखा। उस पर एक रेशम के धागे से एस बना हुआ था। एस की सुगंध ली। ये बहुत एक्सपेंसिव मैन परफ्यूम था। दीक्षा इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम कभी सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और ना ही उसकी कोई फैमिली का कोई आदमी। फिर ये किसका हो सकता है? अमोल के सामने हजारों सवाल आकर खड़े हो चुके थे, जिन सभी का जवाब किसी के पास था तो वो बस दीक्षा थी। कुछ टूटने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। धुएं के गुब्बारे अब वो गलियारे छोड़ दिए थे। हवा उन्हें कहीं और उड़ ले चली थी। उसके सीने की गर्माहट उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि दीक्षा के कान उन्हें साफ सुन सकते थे। उसे अपनी बाहों के शिकंजे में लपेटे वो पूरी तरह से उसके अंदर समा चुकी थी। आप अब सुरक्षित हैं। सक्षम की आवाज़ उसके कानों से टकराई और कुछ वजन अपने ऊपर हल्का सा महसूस हुआ। अब वो सक्षम की बाहों की जकड़ से आज़ाद थी। दीक्षा ने अपनी डरी सहमी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ सिर्फ उसकी फिक्र के अलावा कुछ और सवाल नहीं था। आप ठीक हैं? उसके सिर पर हल्की सी चोट आई थी। बाजुओं में से कांच निकलते वक्त भी उसने यही सवाल दोहराया। दीक्षा को बचाने के लिए ही उसे इतनी चोटें आई थी। मेरी वजह से ये सब हुआ ना? उसके बाजू पर लगी चोट को देखते हुए दीक्षा बोली, नहीं, ये सब थोड़ा सा जख्म है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अपने जख्म को शर्ट की स्लीव से ढकते हुए अभी भी वो मुस्कुराकर दीक्षा से कहता है। पर दीक्षा को अपनी गलती का एहसास था। आंसुओं की 4 बूंदें उसकी आंखों से लुढ़क जाती हैं। आप रो क्यों रही हैं? देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप प्लीज़ रोए ना। अपनी उंगलियों से सक्षम उसके आंसुओं को पोंछता है। एक पल के लिए दीक्षा के दिल में उसके लिए शायद कुछ अच्छी यादों ने घेरा बनाया था। आप रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सक्षम अपने हाथ से उसके आंसुओं से भीगे बालों को पीछे करता है कि तेज़ दर्द उसके अपने बाजुओं में महसूस होता है। आह! सक्षम के बाजुओं में जोर का दर्द हुआ। दीक्षा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। मैं कर लूँगी, जैसा आप ठीक समझे, कहकर सक्षम अपने घाव को देखता है और दीक्षा उसकी ओर देखने लगती है। आज उसकी आंखों में उसके लिए नफरत तो नहीं थी, पर शायद कुछ अलग से भाव थे जो इस अजीब सी स्थिति में उसकी आंखों में उमड़ आए थे। लेकिन दीक्षा की यही कमजोरी रही है कि वो लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेती है, जिसका पछतावा उसे आगे चलकर होता है। अभी उसके दिल में सक्षम के लिए थोड़ा स्नेह जागृत हुआ ही था कि अगले ही पल उसके मुंह से वो शब्द सुनकर उसका गला सूख गया।
दीक्षा, मैं मानता हूँ कि ये सब आपकी मर्जी के खिलाफ था, पर ऐसा करने से बच्चे को कुछ हो सकता था। आप जरा सा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? दीक्षा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। वो एकटक उसकी तरफ देखने लगी। देखिए दीक्षा, अब आप अकेले नहीं हैं। प्लीज़ बच्चे के बारे में सोच कर ही कोई कदम उठाएं। आज आपकी इस हरकत ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। अपने बच्चे को खोने के डर ने मुझे खौफजदा कर दिया है। सक्षम ने उसके हाथ को थामकर उसे ये बात समझाने की कोशिश की, पर दीक्षा उसका हाथ झटकती हुई कार से उतर गई। उसे कुछ देर के लिए ये गलतफहमी हो गई थी कि ये सब सक्षम ने उसके लिए किया, पर वो बेवकूफ़ गलत थी। ये सब तो उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था। दीक्षा के दिल में अजीब सी टीस उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कार से टिककर खड़ी हो गई। दीक्षा, अपनी बाजों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ, पर अगले ही पल उसे इस स्पर्श से घिन हो उठी। उसने उसके हाथ अपनी बाजों से झटक दिया। छूना मत मुझे, हिकारत से उसने सक्षम की ओर देखकर कहा। सॉरी, मेरा आपको छूने का इरादा नहीं था। मैं तो बस अपना बच्चा चाहती हो, उसी से तो मतलब है तुम्हें। किसी के एहसासात से क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? दीक्षा सक्षम पर भड़क उठी। आपको अचानक क्या हो गया है? तुमसे मुझे अगर कुछ भी हो सकती है तो वो सिर्फ नफरत ही होगी। तुम एक मतलबी इंसान हो जिससे अपने बच्चे की पड़ी है, मेरी नहीं। अगर आज मेरे घर में तुम्हारा बच्चा ना होता तो तुम मुझे नहीं बचाती, नहीं मेरे लिए ये चोटें खाती, है ना? दीक्षा, क्या बकवास कर रही हैं? होश में तो है ना? सक्षम ने उसके कंधों से उसे झंझोड़ते हुए कहा। क्या चाहते हो तुम? उस रात की तरह अपने होश खो दूं? एक बार ठोकर खाकर देख चुकी हूँ, दोबारा मुझसे इस बेवकूफ़ी की सोचना भी मत। तुम भी तो बाकियों की तरह ही निकले ना। तुम्हें भी सिर्फ ये बच्चा ही चाहिए, और कल चलकर अगर ये लड़की हुई तो फेंक दोगे किसी आश्रम में, या फिर छोड़ दोगे इसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए। आखिर तुम्हें भी तो मुझसे एक लड़का ही चाहिए होगा जो तुम्हारी विरासत आगे बढ़ा सके, खानदान का नाम चला सके, क्यों, है ना? उसके द्वारा लगाए गए सभी इल्ज़ामों को सक्षम खामोशी से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अनगिनत भाव आए और चले गए, पर उसने अपना गुस्सा दीक्षा के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो शायद समझ चुका था कि वो अपने वर्तमान को अपने अतीत से जोड़कर देख रही थी। तुम बहुत बुरे हो सक्षम, बहुत बुरे। दीक्षा ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू रूपी पानी को पोंछा और वहाँ से जाने लगी। दीक्षा, बेबस से सक्षम की आवाज़ गूंज उठी, पर दीक्षा नहीं रुकी। उसे तो बस उससे दूर जाना था। आंसू से भीगा हुआ चेहरा साफ करते हुए वो सामने की कुलदेवी के मंदिर की सीढ़ियों से होती हुई अंदर की ओर जाने लगी। तभी मजबूर बहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीक्षा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। सक्षम, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। हो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें द ग्रेट बिजनेस सक्षम ठाकुर को हर वो चीज़ चाहिए होती है जो उसकी होती है ना? दीक्षा, आप बात को गलत राह पर मोड़ रही हैं, और गलत राह पर चलकर सही मंजिल हासिल नहीं हुआ करती। अरे, गलत राहों से तो मेरा जन्मों का वास्ता है, फिर शायद मंजिल मेरे मुस्तकबिल में ही नहीं। कहते हुए दीक्षा अपना हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद करती है, पर सक्षम आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। अरे सक्षम, तुम यहाँ? पूजा की थाली हाथ में लिए कल्याणी जी अपने बेटे सक्षम को मंदिर की सीढ़ियों पर किसी लड़की के साथ देख खड़ा हैरत से बोली। माँ? सक्षम की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर पहली बार दीक्षा ने कोई भाव देखे थे, और वो थे डर के भाव। वो समझ गई थी कि वो जो सामने है उसकी माँ है। सक्षम, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? इस बार हैरत की बारी रत्न जी की थी। माँ, पापा, आप दोनों यहाँ? एक एक शब्द मुश्किल से उसके मुंह से निकल पाया था। बस हैरत से फैली आंखें ही पूरी तरह से खुली थी। सुबह बताया तो था कि हम कुलदेवी के मंदिर पूजा के लिए जाने वाले हैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? कल्याणी जी ने सक्षम के हाथ की तरफ देखकर कहा, जिसने उसने कसकर दीक्षा के हाथ को पकड़ा हुआ था। अपनी माँ की शक गड़ी हुई आंखें देखकर उसने दीक्षा का हाथ छोड़ दिया और मन ही मन खुद को बहुत कोसा। इस कार को भी यही रुकना था। ओ गॉड! सक्षम, ये लड़की कौन है? हम कुछ पूछ रहे हैं ना? डैड, ये वो। सक्षम उसकी ओर देखता है। दीक्षा तो बहुत खुश थी। आखिर सक्षम की बंद बोलती देख सच में उसे अंदर से गुदगुदी हो रही थी। अब सक्षम, तुम बताओगे या मैं बता दूं? अपनी भौहें उचकाकर धमकी से भरे लहजे में दीक्षा कहती हैं, मानो उसे ब्लैकमेल कर अपना बदला लेना चाहती हो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली माँ, ये दीक्षा है, मेरे ऑफिस में ही काम करती है, अभी न्यू ज्वाइनिंग है। तो ये तेरे साथ यहाँ क्या कर रही है? रत्न जी दीक्षा और सक्षम की ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछते हैं। सक्षम अपनी लेफ्ट साइड की आईब्रो को अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, डैड, वो मैंने कहा था ना आज मेरी अर्जेंट मीटिंग है, उसी के लिए ये मेरे साथ आई थी। मीटिंग मंदिर में थी?
अभी उसने एक सवाल का जवाब ठीक से दिया ही नहीं था कि रत्न जी ने दूसरा उसके मुंह पर दे मारा। नहीं डैड, हम मीटिंग से वापस इसी रूट से जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुलदेवी माता के दर्शन ही हो जाएं। अब मैं किसी भक्त की भक्ति के बीच में तो नहीं आ सकता ना, इसीलिए मैं भी आ गया। बड़ी सरलता के साथ सक्षम बच गया, पर मंदिर में खड़े होकर झूठ बोलना उसकी जमीन और भक्ति दोनों के ही खिलाफ था, जिसके लिए मन ही मन उसने कुलदेवी माता से माफी भी मांग ली। अच्छा फिर चलो, हम सब साथ ही पूजा करते हैं। आओ बेटी। कल्याणी जी उसे बुलाती है, पर दीक्षा सक्षम की ओर देखती है, मानो उससे पूछ रही हो कि ये सब क्या है। अरे, उससे क्या पूछती है, माना कि ऑफिस में वो बॉस है, पर यहाँ मैं हूँ बॉस। आजा, भक्ति में कोई अड़चन नहीं डाल सकता वो, चाहे फिर वो तेरा बॉस ही क्यों ना हो। आजा, सब साथ में ही पूजा करेंगे। सक्षम अपनी पलकें सहमति में झपका देता है, तो दीक्षा भी हंसी खुशी कल्याणी जी के साथ मंदिर में चल देती है। रत्न जी सक्षम की पीठ पर हाथ जमाते हुए कहते हैं, वैसे लड़की तो अच्छी है, सिर्फ एम्प्लॉय है या फिर कुछ भी और? डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है, दैट्स इट। ओके माय बॉय, लेट्स कम। रत्न जी सक्षम के साथ उनके पीछे बढ़ जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल के बाहर पड़ी एक बेंच पर अपने गर्दन झुकाए ज़मीन को ताकते हुए उसकी सूनी आंखों में उथल पुथल मची हुई थी। माथे पर शिकन की उभरी हुई लकीरें थी, तो वही हाथ घबराहट से आपस में रगड़ते रगड़ते हुए वो बहुत कुछ सोच रहा था। अमोल सर, उसने अपनी गर्दन सीधी करते हुए ऊपर देखा। उसका मैनेजर उसके सामने खड़ा था। एड्रेस मिला? बेताबी से वो बेंच पर से उठते हुए बोला। सर, एड्रेस रजिस्टर नहीं था। उसके जवाब ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। अमोल वापस से बेंच पर बैठ गया। सर, हम कोई और मॉडल ले लेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैनेजर डरते डरते बोला। लव एट फर्स्ट साइट सुना है? अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखकर अमोल कहता है, हाँ अमोल सर, हिंदी में अनुवाद करें तो पहली नज़र का प्रेम ही होता है ना। अमोल अपनी ठंडी निगाहों को झुकाते हुए बोला, मतलब आपको उस लड़की से? हाँ, जब से दीक्षा को देखा है तब से ही, जब वो पहली बार मेरे स्टूडियो में आई थी। पहली नज़र में ही उसे देखकर अपना दिल हार बैठा था। वो सबसे अलग थी, सबसे जुदा। उसकी बातें, उसका वो नायाब चेहरा, सब कुछ सबसे अलग। अमोल दीक्षा के चेहरे को याद करते हुए कहता है, समझ गया सर, आपने उसे इतना बड़ा ऑफ़र भी इसीलिए दिया था ना, ताकि वो आपकी एहसानमंद रहे हमेशा, और आपके पास भी नहीं। दीक्षा सच में एक टैलेंटेड लड़की है। मैंने बस उसके टैलेंट की कदर करते हुए उसके लिए आसमान तक पहुंचने की सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। पर मेरी बदकिस्मती कि ना तो मैं उसके हुनर को कोई आजमा दे पाया, ना ही अपने दिल में छुपी बात को कह पाया। ना जाने कहाँ चली गई वो। बुझी हुई सी एक आस के साथ वो उसकी ओर देखता हुआ बोला। अमोल की दास्तान सुन तो मैनेजर की भी आंखें भर आई। सर, आप टेंशन ना लो, मैं दीक्षा को कहीं से भी ढूंढकर आपके पास ज़रूर लाऊंगा। साहब, अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो गरीबी और कमज़ोर लड़कियों का फ़ायदा उठाती हैं। आपको दीक्षा के पीछे पागल देख मैं भी यही समझ बैठा था कि आपने मुझे ये भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं है, हर डायरेक्टर या इंसान एक जैसा नहीं होता। आप तो उसको पंख देना चाहते थे। मुझे माफ़ कर दीजिए अमोल सर, मैं करूँगा आपकी मदद, ज़रूर करूँगा। अपने लिए अमोल ने पहली बार किसी की आंखों में इज्जत देखी थी। बस उसे यही तो कमाना था अपने लिए, लोगों की आंखों में इज्जत। इधर कल्याणी जी, रत्न जी, दीक्षा और सक्षम कुलदेवी के मंदिर में पूजा की शुरुआत करते हैं। सक्षम अपने हाथ जोड़ आंखें बंद कर मन ही मन बोलता है। माँ कहती है कि आप भी उन्हीं की तरह सबकी माँ हो। कोई इस दुनिया में अनाथ नहीं है जब तक आपका साथ उनके सर पर है। आज आपकी चौखट पर खड़े होकर मैंने माँ पापा से झूठ कहा, लेकिन ये झूठ मेरी मजबूरी बन गया था। इसीलिए हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दें। मेरी किसी भी गलती की सज़ा आप मेरे बच्चे या दीक्षा को मत दीजिएगा। इतने सालों बाद मैं इस दर्द से उभर पाया हूँ। मेरे जीने की उम्मीद दीक्षा के गर्भ में सांस ले रही है। आपसे एक ही प्रार्थना है, दीक्षा और मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए, पर उन पर कोई आँच ना आए। सक्षम के जहन में उठे हर शब्द को उसने अपने सच्चे एहसासों से सींचा था। हर शब्द सीधा उसके दिल से निकला था। वो बस इतना चाहता था कि आज की घटना के पश्चात ऐसी कोई भी दुर्घटना न घटित हो। अपनी प्रार्थना मांगने के पश्चात उसने अपनी आंखें खोली। अरे, वो लड़की कहाँ गई? कल्याणी जी जैसे ही प्रसाद देने के लिए पलटी, उन्हें दीक्षा वहाँ खड़ी दिखाई नहीं दी। अभी तो यही थी, तूने कहीं भेजा है उसे? रत्न जी सक्षम की तरफ देखकर उससे सवाल करने लगे, पर वो तो खुद ही हैरत में था कि आखिर दीक्षा चली कहाँ गई। बैंगलोर का मौसम आज बहुत ख़राब था। अचानक से काले बादलों की घटा आसमान पर छाने लगी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। तेज़ बिजली की गड़गड़ाहट सुन सड़क पर चलते हुए उसके कदम खुद रुक गए। दीक्षा ने अपना चेहरा उठाकर आसमान की ओर देखा। नीला आसमान काले बादलों की गिरफ्त में कैद था। उसकी आंख ठंडी पड़ गई। उसने अपना चेहरा झुका लिया।
शाम के इस पहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी, जिसने दीक्षा को घर लौटने पर मजबूर कर दिया। उसने ज़मीन पर आती हुई बारिश की बूंदों को देखा। जो ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, वो फिर एक बार सोच में डूबती चली गई। मंदिर में पूजा के वक्त सबकी आंखें श्रद्धा से बंद थी। इसी समय का फ़ायदा उठाती हुई वो मंदिर से भागने में कामयाब हो पाई थी। उसे बुरा भी लग रहा था ऐसे बिना बताए वहाँ से गायब हो जाना, पर वो सक्षम से दूरी कायम करना चाहती थी, जिसके लिए सबसे ठीक कदम उसे यही लगा। बारिश की बूंदें आज तेजी से धरती पर आनी शुरू हो चुकी थी। भीगने के डर से दीक्षा भी अपने घर की ओर मुड़ गई। उधर सक्षम अपने ऑफिस में बैठा उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी वजह से आज वो कई झूठ बोलने पर मजबूर हुआ। उसके यूं अचानक गायब होने से उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था, जो अभी भी ज्यों का त्यों उसकी आंखों में समाया हुआ था। उससे अब और ज़्यादा सहन नहीं हो पा रहा था। सक्षम अपना मोबाइल निकालकर पारस को कॉल करता है। मुझे वो चाहिए। पारस के कॉल रिसीव करते ही सक्षम कहता है, मिल जाएगी। नहीं पारस, इस बार नहीं। मुझे वो अपने पास चाहिए। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। पारस जो कहता है उसे करता है। मेरा अगला कॉल आने से पहले दीक्षा तेरे घर पहुंच जाएगी, और ऐसा ना हुआ तो। मोबाइल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, यकीनन होकर ही रहेगा, क्योंकि तुझे और तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकता। पारस की बात पूरी होते ही सक्षम ने कॉल कट कर दी और वापस से अपनी कुर्सी पर बेढाल बैठ गया। उसके माथे पर परेशानी की शिकन थी, साथ ही खुद की अंतरात्मा उसे ऐसा करने पर कोस रही थी, पर वो सिवाय जलालत का घूंट पीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे अपना बच्चा चाहिए था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। दीक्षा बारिश से बचती बचाती जैसे तैसे अपने घर तक पहुंची। उस रात के बाद से तो जैसे बारिश से उसे नफरत सी होने लगी थी, इसलिए फटाफट कपड़े बदलने के लिए वो घर में घुस गई। अंदर काफ़ी अंधेरा हो रखा था। उसे लगा कि शायद बारिश की वजह से बिजली गई है, इसीलिए बिना लाइट ऑन करने की जहमत उठाए वो घर के अंदर जाने लगी। तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकराया। दीक्षा फौरन पीछे हट गई। उसने गेट के पास से लगे स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की। बल्ब जलते ही पूरा आंगन रोशनी से भर उठा। रोशनी आते ही दीक्षा ने अपने पैर के पास पड़ा अपना बैग देखा। अपना सामान यूं घर के दरवाजे पर पड़ा देखकर दीक्षा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर गई। हैरत से भरी पलकों की झालर को उठाते हुए उसने सामने देखा। चाची अपने हाथ बांधे गुस्से से खामोश उसे ही देखे जा रही थी। उसने जब नजर हटाई, उनके पीछे बिल्कुल शांत सर झुकाकर खड़ी मोनी को देखा। तब उसकी हैरत परेशानी में परिवर्तित हो गई। सबकी खामोशी से बात का संकेत दे रही थी कि ये तूफान से पहले की शांति थी। कोरू जगह से आ रही हो? अस्पताल में तो हमें नहीं मिली तुम। चाची उसी मुद्रा में खड़ी होकर दीक्षा के चेहरे को देखती हुई बोली। चाची वो मैं वो शब्द उसके हलक में अटक गए। समझ नहीं आया कि क्या बताए, कहाँ थी वो। कोनो ज़रूरत नहीं है अपने कंठवा को कष्ट देने की, हमें बता देते हैं कि कहाँ थी तुम। वही अपने यार के पास से ही रही होंगी जिसका बच्चा अपने पेट में लिए घूम रही हो। चाची के कटाक्ष ने दीक्षा को निरुत्तर कर दिया। अपनी आंखों में हजारों सवाल लिए वो खुले मुंह से उन्हीं को देखती रह गई। का हुआ, कुछ गलत कह दिए का? दीक्षा ने उनके पीछे खड़ी मोनी की तरफ देखने की कोशिश की। आंसू से भीगे चेहरे को ऊपर कर मोनी बोली, मुझे माफ़ कर दे दीक्षा, तू अचानक हॉस्पिटल से ऐसे गायब हुई। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं सक्षम तेरे साथ। कहते हुए वो रुक गई और फफकफर रो पड़ी। अरे तू काहे इस कुलक्षणी के लिए टेसुआ बहा रही है? इसे तो हम ही मत्थे पर ये कलंक मर दिया, आग लगे इसे। चाची इसमें इसका क्या कसूर है, आप इसे क्यों कोस रही हैं? दीक्षा अपने रूंधे गले से बोली। क्योंकि एक माँ चाहे खुद पर कितने भी सितम सहले, परंतु जब बात अपने बच्चे पर आती है तो कोई भी माँ ये सहन नहीं कर पाती। हाँ सही कहा, कसूर तो हमरा है जो तुझ जैसी लड़की का पालन पोषण किए। अरे तू 15 सालन की हुई थी तब हमें तुझे को यहाँ लाए, हर ज़रूरत पूरी करी। तुम्हारे सगे माँ बाप तो नहीं रहे, हम ही थे जो तुम्हें को पढ़ाया लिखाया, खाने पहनने को दियो, और तू हमें ये दी। अरे गाँवन में तुम्हारा सपना ना पूरा हो सका तो हम शहर में आए, तुहरे पर कोई काम का बोझ ना पड़े, इसीलिए ये मोनी को पकड़कर आगे करते हुए हर वक्त काम करती थी। अपनी पढ़ाई छोड़ तोहरे सपने को पूरा करने में जुट गई। इसने सगी बहन से ज़्यादा प्यार दिया तोहरे सपने के लिए के लाने दिन रात एक करके मेहनत की, और तूने ये कलंक हमरे मत्थे मर दिया। का मुंह लेकर वापस जाएंगे गाँव माँ, ये सिला दी तो हमारी आज़ादी का। चाची के सीने पर जो सांप लौट रहे थे वो खुन्नस किस पर निकालती, पर दीक्षा मौन उनके सामने उनके द्वारा कहे गए सभी इल्ज़ाम सह गई। एक शब्द उसने अपनी सफाई में नहीं दिया, बल्कि चाची उसकी खामोशी से अखर गई। उन्होंने खींचकर एक चाटा उसके गालों पर दे मारा। दीक्षा लड़खड़ाकर गिरती कि उसने टेबल को कसकर पकड़ लिया। चाची उसके कंधे को झंझोड़ते हुए बोली, बेशर्म, अभी तक यहीं क्यों खड़ी है? तोहरे को समझ नहीं आता का? निकल जा यहाँ से, निकल। चाची ने उसका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू का कतरा भी नहीं निकला। वो बस सूनी आंखों से उन्हें देखती रही।
कितनी ढीठ लड़की है, निकल जा हमारे घर से निकल। चाची ने इस बार उसके सामान को ही नहीं बल्कि दीक्षा को ही धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और अपने बटुए से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ फेंक दिए। ये तोहरे पैसे नहीं चाहिए हमें, इन्हें उठाओ और हमें बख्श दे। तुम्हारे साथ रहे तो समाज में मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी। कहते हुए उन्होंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। दीक्षा ने उन पैसों को इकट्ठा किया और चाची के हाथ में रख दिए। माफ़ी मांग सको इतना छोटा गुनाह नहीं है मेरा, आपकी गुनाहगार हूँ, पर अगर आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना हो तो इन्हें रख लीजिए। जानती हूँ ये कीमत बहुत कम है आपके प्यार के आगे, लेकिन आपने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया और माँ की ममता की कोई कीमत नहीं हो सकती। पर आप ये रख लीजिए, मुझे तसल्ली मिलेगी यही सोचकर कि आपने मुझे कभी हक से अपना माना था। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और एक आखिरी बार अपने घर परिवार को देखती हुई वहाँ से चली गई। माँ, दिशु कहाँ जाएगी वो ऐसी हालत में? मोनी की अपनी बहन के लिए तड़प को नकारते हुए उन्होंने घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। मोनी चीखती रही पर चाची ने अपना कलेजा पत्थर का कर लिया था, जो अपनी सगी औलाद के आंसू से भी पिघलने वाला नहीं था। इस घर की दहलीज पर दीक्षा के पाँव अब दोबारा ना पड़े, इसीलिए चाची ने उसके दिए हुए पैसे भी कूड़े में फेंक दिए। आसमान भी आज उससे बगावत कर बैठा था। बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही थी कि चंद पलों में ही दीक्षा पूरी तरह से भीग चुकी थी। शायद उसकी आंखें जो आंसू ना निकल सके वो आसमान से गिर रहे थे। जितना तूफान उन बादलों में था उससे भी ज़्यादा दीक्षा के सीने में दफन था। मोहल्ले के चौराहे पर आकर दीक्षा अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। रात के समय तेज बारिश में वहाँ कोई नहीं था सिवाय दीक्षा और उसके एकांत के। वो अपने चेहरे पर हाथ रख जोरों से रोने लगी। बारिश की बूंदों से उसके आंसू धुल गए। आह, दर्द भरे स्वर में वो जोर से चीख उठी। उसकी चीख में इतना दर्द था कि सुन भर से ही किसी का भी दिल पसीज जाए। ठंडी बारिश की बूंदों में भी उसका जिस्म आग सा धधक रहा था। चाची के थप्पड़ ने उसे इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना उनके कटाक्ष शब्दों ने उसे आहत कर दिया। जिस चाची ने 15 बरस की बाली उम्र से उसे माँ की तरह प्यार दिया, आज उसी ने उसे गैरों की तरह अपने घर से पराया कर दिया। उसके दिल के 1000 टुकड़े होकर वो पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। इस बारिश से उसे अब और भी ज़्यादा नफरत हो उठी। क्यों मेरे साथ ये सब होता है? पिछली बारिश ने मेरी ज़िंदगी से मेरे सपने को छीन लिया और आज मेरा सब कुछ, मेरी बहन, मेरी माँ रूपी चाची, सब कुछ छीन लिया। दीक्षा आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। एक दर्द भरी टीस उसके दिल में उठी और अपनी आंखें बंद कर ली उसने। बारिश की तेज़ आवाज़ उसे भले ही सुनाई दे रही थी, पर किसी की छाँव में बूंदों ने उससे नाता तोड़ दिया था। उसने अपनी आँख खोली तो पाए कि छाते से उसकी रक्षा करते हुए पारस खड़ा था। तुम यहाँ? दीक्षा सचेत होकर उठ खड़ी हुई। घाव पर मरहम ना लगे तो दर्द नासूर बनकर रगों में बस जाता है। किस लिए आए हो यहाँ? डरता से दीक्षा उसकी आंखों में देखती हुई बोली। न सर पर छत है ना ही खाने के लिए एक वक्त की रोटी, फिर भी घमंड बेहिसाब है। मुझे ये मत सिखाओ कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? डील करते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है अगर तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर लेती हो तो। कितने घटिया इंसान हो तुम। मेरी हालत को देखकर भी मुझसे डील करने की बात करते हो। हालत जानता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। मंजूर है? वैसे इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ से निकलते ही 1000 लोग तुम्हें अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उतारू होंगे। तुम्हारे गलत फैसले तुम्हारे और तुम्हारे घर में पल रहे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। दीक्षा अपने आसपास उस वीरान पड़े मोहल्ले के चौराहे को देखती है, फिर अगले ही पल अपना चेहरा सख्त कर वो पारस की ओर देख अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है। अपना थूक निगलती हुई वो कहती है, मुझे मंजूर है। उसकी हामी भर से पारस के चेहरे पर स्माइल तैर जाती है। वो अपने हाथ की 2 उंगलियां हिलाकर किसी को आने का इशारा करता है। तभी कुछ गार्ड्स और एक बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज आकर उनके पास रुकती है। सही वक्त पर बेहद उम्दा फैसला लिया है तुमने, तुम्हारी नज़रों में, क्योंकि मेरी नज़रों में ये मुश्किल वक्त में हालातों से किया गया एक मजबूरी का समझौता है। सिर्फ समझौता ही सही, पर अब तुम्हें इस मजबूरी के साथ ही रहना होगा जब तक कि तुम सक्षम के बच्चे को जन्म नहीं दे देती। कहकर पारस उसके बैग को पकड़ता है और मुस्कुराकर उसे नजरें फेरता हुआ कार की ओर बढ़ जाता है। बारिश अपने पूरे शबाब पर थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी बारिश को चीरती हुई 3 ब्लैक मर्सिडीज फुल स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उनके पहियों की आवाज़ तक ढंग से नहीं आ पा रही थी। बारिश का कहर इतना ज़्यादा था, कार में बैठे हुए दीक्षा की कपकपी छूट रही थी क्योंकि वो पूरी तरीके से बारिश में भीग चुकी थी। पारस ने शीशे से एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर एसी ऑन कर दी। एसी की गर्म हवा में दीक्षा को थोड़ी देर के लिए सर्दी से राहत मिली। फिर कुछ ही देर में कार रुक गई। घर आ गया। पारस कार से उतरता हुआ बोला। फिर ड्राइवर ने दीक्षा का बैग उठाया और पीछे आ रही गाड़ियों से उतरते हुए गार्ड्स ने दीक्षा और पारस को छाती से कवर कर घर के अंदर एक तरफ एक हिफाजत
उसे पहुंचा दिया। दीक्षा अपनी गोल गोल आंखों से पूरे घर का जायजा ले रही थी। कितना बड़ा घर था, ये कहने में कोई गुरेज नहीं था। जैसे जैसे वो गार्डन से गुजरकर अंदर की ओर बढ़ती गई, उसके माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती गई। नई जगह, नए लोग, सब कुछ उसके लिए नया था। पारस उसके आगे चल रहा था, साथ ही उसे बारिश से कवर करते हुए गार्ड्स दीक्षा के साथ ही थे। घर की छत के नीचे दरवाजे पर आते ही गार्ड्स अपना छाता लिए पारस का इशारा पाकर वहां से चले गए, पर दीक्षा वहीं मौन खड़ी रही। ये सक्षम का पर्सनल फार्म हाउस है, यहाँ उसके अलावा कोई और नहीं आता, अब से तुम यहीं रहोगी। कहते हुए वो उसकी तरफ मुड़ा। अपनी सर्द आंखों को छोटी करते हुए पारस ने उसके भीगे हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर अगले ही पल नजरें फेर ली। हेजल। पारस के अलावा आवाज़ लगाने पर अंदर से एक ब्लैक स्कर्ट और वाइट शर्ट पहने एक लेडी आई। उसका पहनावा एक सर्वेंट की तरह था। उसे देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती थी। उसने अपना सर झुकाकर पारस को ग्रीट करते हुए कहा, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी सर, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? पारस दीक्षा की ओर इशारा करता हुआ बोला, दिस इज़ दीक्षा एंड शी इज़ योर मैडम from now onward she will stay here. Take her inside the house. ये दीक्षा है तुम्हारी मैडम और अब से ये यहीं रहेंगी, इन्हें घर के अंदर ले जाओ। हेजल ने हामी में गर्दन हिला दी, फिर दीक्षा की तरफ आती हुई अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे घर के अंदर चलने का इशारा करती है। मिस दीक्षा प्लीज़ कम विद मी इनसाइड द हाउस। मिस दीक्षा प्लीज़ मेरे साथ घर के अंदर चले। दीक्षा उसके साथ अंदर चली गई और पारस वहाँ से बाहर आ गया। दीक्षा बड़े ही ध्यान से पूरे घर को देख रही थी। वहाँ उसके अलावा कोई भी सर्वेंट थी। हेजल एक अफ्रीकन लड़की थी, पर उसके अलावा भी वहाँ कई हिंदुस्तानी सर्वेंट्स भी मौजूद थे। सभी ने एक ही प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी, शायद यही उनका ड्रेस कोड है। खैर, हेजल ने उसे रूम तक लाकर छोड़ दिया और सीमा नाम की एक और सर्वेंट वहाँ मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई। मैम प्लीज़ आप आइए, ये आपका ही रूम है, उसने शालीनता से कहा। दीक्षा उसके पीछे पीछे बिना कुछ कहे कमरे के अंदर आ गई। इतना बड़ा तो उसका पूरा घर भी नहीं था, जितने बड़े कमरे से अंदर वो इस वक्त खड़ी थी। अपनी आंखों से एक बार फिर टुकुर टुकुर वो आसपास की चीज़ों को देखने लगी थी। इतना बड़ा स्मार्ट टीवी दीवार से चिपका हुआ था। उसके पास ही तो बड़े बड़े सोफे भी मौजूद थे। साथ ही कमरे से सटकर थोड़े स्पेस के बाद एक सुंदर सी दीवार थी, जिसके पीछे बाथरूम और वॉशरूम के गेट साफ दिखाई पड़ रहे थे। रूम की छत पर तराश कर कारीगिरी की गई थी। सुंदर डिज़ाइन के साथ ही चारों तरफ ब्लू लाइट्स भी फिट थी। कमरे में 2 एसी मौजूद थी। ये सब देखकर उसके गले से थूक तक निगला ना जा सका। ऑफिस में सक्षम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपने एम्प्लॉय से डिस्कशन कर रहा था कि पारस की कॉल रिंग हुई। उसने सभी को बाहर वेट करने को कहा। हेलो पारस, उसकी आवाज़ में बेसब्री थी। पारस, एक खुशखबरी है। सक्षम, कैसी खुशखबरी? पारस, दीक्षा इस वक्त तेरे फार्म हाउस पर है। सक्षम हैरानी से, व्हाट? देख पारस, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, खासकर ऐसा मजाक जो हरगिज़ भी नहीं। पारस हंसता हुआ, मैं जानता था तो बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, जब तक खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेता यकीन ही नहीं आता। अच्छा तो फार्म हाउस पर आ और खुद देखकर तसल्ली कर ले। सक्षम, वो तो मैं करूँगा ही, खैर विद इन 20 मिनट्स आई विल बी देयर। 20 मिनट्स के अंदर मैं वहाँ होऊंगा। इतना कहकर उसने अपना कॉल काटा और मीटिंग कैंसिल कर अपनी कार लेकर फार्म हाउस के लिए निकल गया। ये रूम सक्षम सर का है, वो वहाँ ज़्यादातर नहीं रहते, कभी कभी ही आते हैं। जब वो नहीं आते तो ये रूम बंद रहता है। वैसे आपके आने से कुछ वक्त पहले ही सर ने इस रूम को डिज़ाइन किया है। ये देखिए, सीमा ने उस रूम से अटैच एक और गेट खोला जो बाहर से हूबहू दीवार के जैसा लग रहा था। अंदर बच्चों के खेलने के लिए खिलौने से लेकर सोने तक के सुंदर से पालने भी मौजूद थे। पूरा कमरा पिंक कलर के सामान से भरा हुआ था। हर चीज़ छोटे बच्चे के खेलने के लिए लाई गई थी। दीक्षा ने उन सब सामान में से एक भूरी रंग की गेंद उठाई, जिसे खोलने पर अंदर से एक प्यारी सी डॉल निकली, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल काबिज हो गई। आपको पसंद आया ये सब? सीमा उसके चेहरे की स्माइल देखती हुई पूछती है। उसके जवाब में दीक्षा बस हामी भर देती है। फिर उसका रूम से अपने रूम में वापस आ वो खिड़की से बाहर होती बारिश को टकटकी लगाए देखने लगती है। उसके गीले कपड़े देख सीमा वार्डरोब में से कुछ कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है। मैम, आपके कपड़े गीले हो चुके हैं, आई थिंक आपको चेंज कर लेना चाहिए। पर दीक्षा जो खामोशी से बस उस बारिश में गुम थी, उसका कोई जवाब ना पाकर वो दोबारा अपनी बात दोहराती है। पर दीक्षा उसे हाथ के इशारे से रोकती हुई कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। पर मैम प्लीज़, आप अपने कपड़े, कहाँ ना जाओ। दीक्षा के आदेश का पालन करना ही उसका फ़र्ज था, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद करती हुई वहाँ से चली गई। कांच की उस बड़ी सी खिड़की को खोलकर दीक्षा बालकनी में बारिश के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसका पूरा जिस्म तप रहा था, ठंड से उसके दांत कँपकँपा रहे थे। फिर भी एक अजीब सा दर्द था उसके अंदर, जो कह रहा था आज अपने सारे गम बहा दे इस बारिश में। उसने अपनी बाँह फैलाकर आंखें बंद कर बारिश को महसूस करने की चाह अपने दिल पर अख्तियार कर ली। कितने बेवकूफ़ थी वो कि जिस बारिश ने उसका सब कुछ छीन लिया, आज उसे से सुकून की उम्मीद लगा बैठी थी। पर आज ये बारिश उसके गमों की आखिरी बारिश हो, इसी ख्याल में दीक्षा पूरी तरह उसमें लीन हो गई।
जिस्म पूरी तरह से कांप रहा था, पर उसे फिक्र किसकी थी? उसके जहन में तो रह रहकर चाची के द्वारा दिए गए कटाक्ष आकर उसे घायल कर जाते। सांसों की रफ्तार अब जब धीमी होने को थी, वो लड़खड़ा उठी, कुछ सा धुंधला सा दिखाई दिया, फिर अगले ही पल आंखें बंद हो चली। दीक्षा! उसके लड़खड़ाए कदमों को सक्षम की मजबूत बाहों का सहारा मिल गया। दीक्षा, आंखें खोलिए दीक्षा। सक्षम उसे अपनी बाहों में समेट कर अंदर कमरे में ले गया। बेड पर लेटाते हुए उसने दीक्षा के गर्म तप रहे गालों को थपथपाया। दीक्षा प्लीज़ उठिए, आंखें खोलिए। सक्षम अपनी बर्फ से ठंडी आंखों से उसकी तरफ गुस्से से देखता है। ना जाने क्यों वो हमेशा खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती है। उसकी सांसें अब मुख्तलिफ नहीं थी, वो ये क्यों नहीं समझती। अपनी सोच पर विराम लगाते हुए वो पुनः प्रयास करता है। दीक्षा, दीक्षा आंखें खोलिए। पर दीक्षा अपनी सुध खो बैठी थी। उसका पूरा जिस्म आग के गोले की भांति तप रहा था। सक्षम ने उसके माथे को छूकर देखा। इन्हें तो काफ़ी तेज बुखार है। उसका ध्यान उसके गीले कपड़ों पर गया। इनके कपड़े चेंज करने होंगे, वरना फीवर और बढ़ सकता है। अपनी जगह से उठते हुए सक्षम दीक्षा की जैकेट उतारने लगा। सक्षम ने आगे बढ़कर दीक्षा की गीली जैकेट उसके बदन से अलग की, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट ढकते हुए अलग हट गया। सीमा, सीमा! सक्षम की एक आवाज़ पर ही सीमा फौरन अंदर आकर खड़ी हो गई। दीक्षा के कपड़े चेंज कीजिए। जी जी सर, वो कांपती हुई सी आवाज़ में बोली, क्योंकि सक्षम ने पहले ही दीक्षा का ध्यान रखने के लिए सबको हिदायत दी थी। अपनी सर्द निगाहें उठाकर सक्षम ने दीक्षा के चेहरे को देखा, जो बुखार से तपने के कारण पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। फिर अगले ही पल वो अपना सर झटकता हुआ रूम से निकल गया। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? सक्षम को ऐसा कमरे से परेशान निकलता देख पारस पूछता है। पर सक्षम की खामोशी देख वो रूम के अंदर आखिर हुआ क्या जानने के लिए अंदर झांकने की कोशिश करता है। पर सक्षम अपने हाथों को उसके सीने पर जमाते हुए उसे रोक लेता है और अपनी नजरें उठाकर उसके चेहरे पर जमाता हुआ कहता है, फिलहाल तू अंदर नहीं जा सकता। सीमा दीक्षा के कपड़े चेंज कर रही है। पारस अपनी नजरें दरवाजे से फेरता हुआ अलग हट जाता है। सक्षम भी उसके सीने पर से अपने हाथ वापस खींचता हुआ अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर डॉक्टर शैलजा को कॉल लगाता है। माँ, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसी हालत में ना जाने वो कहाँ होगी। आपको उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया? मोनी अपनी माँ से लगातार शिकायत कर रही थी। वो चाहती थी कि वो दीक्षा को वापस से घर ले आए, लेकिन चाची तो जैसे कसम खाकर ही बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दीक्षा को इस घर में तो क्या, अपनी नज़रों के सामने भी नहीं देखेंगी। का लगता है तुमको हमरे अंदर हृदय ना है? अरे का उस कलंकिनी को अपने घर में लाकर हमें खुद ही अपने पैरन पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है? अगर वो इस घर में आई ना, तब तुम्हारे से कौन ब्याह करेगा? कौन तुम्हारे को ब्याह कर लेकर जाएगा? और हमें कब तक वो का पालेंगे? माँ, मैं खर्चा उठाऊंगी उसका और उसके बच्चे का भी। प्लीज़ आप उसे वापस ले आइए, प्लीज़ माँ। ना मतलब ना, उसकी माँ गुस्से से कहती हुई कमरे का दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल गई। मोनी दीक्षा की तस्वीर को अपने हाथों में पकड़े सिसकियों की आड़ में आंसुओं के सैलाब से लड़ रही थी। दिशु, उसने तस्वीर को अपने सीने से लगाकर भींच लिया। कुछ ही देर में सीमा ने दीक्षा के कपड़े चेंज कर दिए थे। साथ ही डॉक्टर शैलजा भी आ चुकी थी। उन्होंने दीक्षा को अच्छे से चेक किया, फिर कुछ मेडिसिन लिखने के बाद सक्षम से मुखातिब हुई, जो दीक्षा के पास ही खड़ा उसे एकटक देख रहा था। सक्षम, डॉक्टर शैलजा ने उसे आवाज़ दी। जी डॉक्टर। अपनी मुद्रा से सचेत अवस्था में आते हुए वो बोला, मैंने दीक्षा का चेकअप कर लिया है। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? आई मीन बच्चा और दीक्षा दोनों। उनके बाद बीच में ही काटते हुए उसने पूछा तो डॉक्टर शैलजा थोड़ा सा मुस्कुरा दी। हाँ सक्षम, सब कुछ ठीक है, बस बारिश में भीगने की वजह से उसे फीवर हो गया था। फिलहाल तो मैंने कुछ मेडिसिन दी है, पर प्रेगनेंसी में ज़्यादा मेडिसिन या इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकती। इससे होने वाले बच्चे की हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जितना हो सके तुम इसके शरीर को ठंडा करने की कोशिश करो। सब कुछ ठीक रहा तो आधे घंटे में बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। डॉक्टर ने अपनी बात खत्म कर एक गहरी सांस ली। सक्षम ने उनके बात के जवाब में सहमति पूर्वक अपनी गर्दन हिला दी। मैं जानती हूँ सक्षम, ये बच्चा तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। काफ़ी इमोशंस भी जुड़े हैं तुम्हारे हिस्से पर। एक नॉर्मल डैड की तरह सोच कर देखो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। डॉक्टर शैलजा सक्षम को सिवाय सलाह की और क्या ही देती। बस दीक्षा के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हिदायत देकर वो जाने लगी। वो बाइज्जत पारस डॉक्टर शैलजा को बाहर तक छोड़ने आया। सक्षम दीक्षा का हाथ पकड़कर बेड के किनारे उसके बगल में बैठ गया। पानी की पट्टियाँ उसके सर पर रखकर सक्षम ने कुछ हद तक उसका बुखार कम करने की कोशिश की। सर पे कर दूंगी, आप रेस्ट कर लीजिए, रात काफ़ी हो गई है। सीमा की बात को नकारते हुए उसने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर खुद ही दीक्षा के हाथ पाँव और माथे को ठंडी पानी की पट्टी से पोंछने लगा। फिक्र मत कर, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ जमाते हुए पारस कहता है। दीक्षा का हाथ पकड़े उसने बस दो टूक जवाब में बात खत्म कर दी। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं सही वक्त पर वहाँ आ जाता तो शायद आज
नहीं पारस, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, खुद को खामखा कसूरवार मत ठहरा। पारस की बात बीच में काटते हुए सक्षम अपने सर्द सुर में बोला, शायद तो सही हो पर वजह तो मैं ही हूँ। पारस को खुद को कसूरवार साबित करता देख सक्षम गुस्से से बोला, पारस फाइन, मैं जा रहा हूँ, साइड वाले रूम में ही हूँ, ज़रूरत पड़े तो बुला लियो। सक्षम भी दीक्षा के पास ही बैठे बैठे कब सो गया इसी बात का उसे इल्म नहीं हुआ। अगली सुबह ठाकुर विला में आज सुबह से ये शांति का माहौल छा चुका था। अपने बेटे की गैर मौजूदगी में उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया था। ना जाने कहाँ है मेरा सक्षम, और एक आप हैं, कैसे बाप हैं आप, जाइए और मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आइए। कल्याणी जी गुस्सा करती हुई बैठ के एक कोने पर जाकर बैठ गई। दत्तन जी जो हमेशा की तरह अपने कमरे की खिड़की पर लगे गमलों में लगे पेड़ों को पानी दे रहे थे, वो रुक गए। कल्याणी जी के पास आकर बैठते हुए बोले, पारस से बात हुई थी ना, कहीं नहीं गया है आपका बेटा, अपने फार्म हाउस पर ही है। वो वहाँ क्या कर रहा है या यहाँ क्यों नहीं आया? अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कल्याणी जी भर्राए सुर से बोली, कल्याणी जी आप रो क्यों रही हैं? आपका रोना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखिए बाप का बेटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है। कल इतनी बारिश हुई थी, शायद इसीलिए वो वहाँ रुक गया होगा। आप बेफिजूल में परेशान हो रही हैं। कल्याणी जी ने उन्हें गुस्से में घूरा। सही कहा आपने, मैंने भी बेफिजूल में ही आपके लिए 2 पराठे बना दिए, अब एक टॉमी को देकर आती हूँ। कल्याणी जी हमेशा की तरह रत्न जी के पराठे से दुश्मनी निकालने चली गई। अरे आपकी क्या दुश्मनी है हमारे पराठों से? श्रीमती जी रुकिए ज़रा, श्रीमती जी। रत्न जी के पुकारने पर उनका कोई असर नहीं हुआ। जगह जगह शरीर पर कोड़ों के निशान बन चुके थे, होंठ सूजकर नीले पड़ने लगे थे, मुंह पर घाव जमकर खून का ठप्पा पड़ गया था। दाईं आंख पर ज्यादा चोट लगने के कारण वो आधी बंद हो चुकी थी। उस छोटी सी बच्ची का हाल देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, पर उस हैवान को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वो उसके सामने बैठा उसे लगातार बेल्टों से मार रहा था, पर बच्ची के मुंह से दर्द की एक आ नहीं निकली। अब तो जैसे इन सब की आदत हो चुकी थी उसे। पर जब उस हैवान ने उसकी माँ के आंखों में डर नहीं देखा तो ज्यों ही तो खड़ी उसकी माँ की गर्दन पकड़ ली। अपनी माँ की एक चीख सुनकर बच्ची की आंखें सुखड़ी हुई पुतलियों में विस्तार आ गया। वह जोर से चीख उठी, नहीं। पसीने से लथपथ दीक्षा चीखकर अपने बिस्तर से उठ गई। उसकी सुबह का आगाज फिर उसी भयंकर सपने की शुरुआत से हुआ। उसने अपना माथा पकड़ लिया, पर अगले ही पल अपने पेट पर वजन महसूस होते ही उसने देखा सक्षम का हाथ अपने पेट पर था और वहीं दूसरे हाथ से उसने उसका मजबूती से पकड़ रखा था। उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो माथा ठनक गया। ये कपड़े वो नहीं थे जो कल रात उसने पहन रखे थे। दिमाग पर जोर डालने पर उसे बस इतना याद आया कि अंतिम बार उसने सक्षम का चेहरा देखा था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि कल बीती रात सक्षम और उसके बीच क्या हुआ होगा। दीक्षा के इतनी तेज चीखने से सक्षम की भी नींद टूट चुकी थी। उसने अपना हाथ दीक्षा के पेट से हटाया, फिर उसकी ओर अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए धीमे सुर में पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? दीक्षा की हाथों की नसें तन गई। सक्षम की सवाल का मतलब वो खुद पर कटाक्ष समझ बैठी। उसने सक्षम के मुंह पर बिना सोचे समझे चाटा जड़ दिया। सक्षम की मुट्ठियां भीज गई। दीक्षा उसकी शर्ट के कॉलर से उसे पकड़ती हुई बोली। नफरत भरी निगाहों से उसने सक्षम की ओर देखा और फिर अगले ही क्षण उसकी शर्ट को खींचते हुए अपने करीब लाकर वो उस पर बिफर पड़ी। कल रात फिर मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया ना तुमने। एक और बार तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक निहायती घटिया किस्म के आदमी हो। सिर्फ दौलत का शक्ल अच्छी होने से इंसान की सीरत भी अच्छी नहीं हो जाती। छी, एक लाचार बेहोश लड़की के साथ तुमने। दीक्षा की गुस्से से छोटी पड़ गई। बोलते हुए उसके होंठ और उसकी हाथ बुरी तरीके से गुस्से से कांप रहे थे। सक्षम उसकी आंसू से भरी लाल आंखों में एकटक देखता है, फिर अगले ही पल बोलने के लिए अपने होंठ खोलता है। इससे पहले दीक्षा उसका हाथ पकड़ती हुई बोलती है, मौन हूँ क्योंकि मजबूर हूँ। तुम्हारे कारण ही आज मैं इस दर्द से इस कदर जूझ रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने अपनों से दूर हो गई। सब कुछ छीन गया मेरा मुझसे, मगर तुम जैसे हवस के पुजारी को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। तो बड़ा आदर्शवादी बनने का चोला पहने फिरते हो, तो असलियत यह है तुम्हारी। दीक्षा मेरी बात सुनो। सक्षम उससे बात करके उसकी गलतफहमी दूर करना चाहता था, पर दीक्षा तो जैसे कुछ न सुनने पर आतुर थी। नहीं, मैं कोई झूठी सफाई नहीं सुननी चाहती हूँ। अब एक पल भी मैं यहाँ नहीं रह सकती, कहती हुई वो सक्षम की शर्ट छोड़कर वहाँ से उठने लगती है। तभी सक्षम उसकी कोहनी को पकड़कर बेड पर जमाते हुए उसे खुद के नीचे कर दीक्षा के दोनों हाथों को अपने हाथों तले दबा लेता है। अब सिर्फ मेरी सुनेंगी? नहीं सुनना मुझे कोई भी झूठी खोखली कहानी। सुनना तो पड़ेगा ही, मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती से। कहते हुए वो उसके ऊपर झुककर अपने सर्द सुर में कहना शुरू करता है। कल रात बारिश में भीगने के कारण आपको काफ़ी तेज़ बुखार आया था। कपड़े बदलना ज़रूरी था, वरना बुखार और बढ़ जाता। आपका शरीर बुरी तरीके से तप रहा था। हो तो ये सच है कि आपके कपड़े चेंज किए हैं, पर मैंने नहीं, सीमा ने। दीक्षा आश्चर्य से उसके चेहरे को ताकने लगी, मानो उसके चेहरे में सच की लकीरें ढूंढ रही हो। सक्षम ठाकुर हदों में रहना भी जानता है और दूसरों को अपनी हदों में लेना भी। और हाँ, इस वक्त आप मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरे बेड पर मेरे ही साथ बिल्कुल अकेली हैं। चाहता तो और भी कुछ कर सकता हूँ मैं।
मुझे मौके के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप किसी की खामोशी को उस पर लगे इल्ज़ामात की मंजूरी ना माने। कहते हुए वो उसके ऊपर से उठ खड़ा हुआ। बिस्तर छोड़ते हुए वो सीधा रूम से बाहर निकल गया। दीक्षा बेड पर बैठी बस उसे वहाँ से जाता देखती रही। उसे अभी भी उस पर ज़रा भर भी यकीन नहीं था। बेंगलोर, इंदिरा नगर। इधर दीक्षा की सभी सहेलियों और बाकी सबसे भी उसके बारे में पता कर लिया था, परंतु ना तो दीक्षा की कोई खबर मिली, ना ही उसका कोई कॉल उसके पास आया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। उसने थक हार कर खुद ही रोड पर दीक्षा की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने की कोशिश की। जब भी किसी से उसके बारे में पूछती तो एक आस सी बन जाती, पर सभी का जवाब ना में सुन उसकी आस की डोर ढीली पड़ने लगी। हेलो। मोनी रोड पर ही एक दुकान की छाव के नीचे खड़ी थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड किशन की कॉल आई। किशन। मोनी। मोनी। हाँ किशन बोलो। किशन। मिली क्या दीक्षा? मोनी थकी सी आवाज़ में। काश कि मिल जाती, ना जाने कैसी होगी, कहाँ होगी। किशन। यार तू टेंशन मत ले, वो मिल जाएगी। नहीं, और उसकी इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं तो मेरा ही कसूर है ना। वो उस रात मुझे उस क्लब में ढूंढने जाती और ना ही ये सब होता। कहते हुए वो रुक गई, फिर अपने आंखों के कोर से बहते आंसुओं को पोंछती हुई खामोश हो गई। किशन थोड़ा झिझकते हुए, देख मोनी, मुझे इस वक्त ये सब कहना तो नहीं चाहिए, पर मेरे अम्मा अपा मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यार अब उम्र भी निकले जा रही है, अगर मैंने तेरे बारे में नहीं बताया तो। मोनी आश्चर्य से, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना किशन? अभी मेरी बहन नहीं मिल रही और तू शादी की बात कर रहा है। देख मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ अपने अम्मा अपा को? जो भी फैसला करना है जल्दी करना होगा, वरना क्या किशन? किशन को सोचते हुए, कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ, बाय। उसने कॉल काट दी और मोनी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अभी एक गम से उबरी नहीं थी कि दूसरी बार दिल टूटने की कगार पर आ गया था। ऑफिस। क्या सच में? ओह, सक्षम के कैबिन में उसी के सामने खड़े होकर पारस जोरों से ठाके मारकर हंस रहा था। पर सक्षम का पारा हाई था। वो गुस्से में अपने टेबल पर रखा ग्लोब हिला रहा था। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सक्षम ठाकुर को किसी ने बेवजह थप्पड़ जड़ दिया और तूने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। सुबह की शुरुआत थप्पड़ों के साथ। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी सांसें ना फूल गई। वो रुका नहीं, पर उसकी हंसी सक्षम को बहुत अखर रही थी। जी चाह रहा था थोपड़े से मुंह ही अलग करके फेंक दे। खैर कुछ देर हंसने के पश्चात वो खुद ही चुप होकर कुर्सी पर बैठ गया। तो तू उसका जुल्म ऐसे ही किसी अबला बहू की तरह सहता रहेगा? वो फिर अपने होठों को काबू में करता हुआ बोला। कर भी क्या सकता हूँ, वो हर वक्त बस अपनी ही चलाती है, किसी की सुनती ही नहीं। जिद्दी लड़की। लास्ट के 2 शब्द वो अपने मुंह में ही खा गया, जबकि पारस को सुनाई ना आए। मैं तो कहता हूँ कि तू उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा दे। सास के नीचे रहेगी तो खुद ही काबू में आ जाएगी। सास? हाँ, तेरी मॉम उसकी सास ही हुई ना टेक्निकली तो। सक्षम उसे घूरता हुआ। हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ, बिना शादी किए शादी वाले सारे काम तो तू कर रहा है। लाचार पत्नियों की तरह अपना दुखड़ा दोस्तों को सुनाना। उफ। उसने गहरी सांस ली, मानो कितना बोझ हल्का हुआ हो उससे ये कहकर। सक्षम ने अपनी टेबल पर रखा पेपर होल्डर उसकी तरफ फेंक कर मारा। बदकिस्मती उसकी कि अपना सर झुकाकर वो उससे बच गया। तेरा दिमाग ठिकाने से हिल गया है क्या? अभी तो मेरी शादी होनी बाकी है यार ईशा से। पारस की मंगेतर को सुहागन होने से पहले विधवा करने के मूड में है क्या? ईशा को तो पता नहीं, पर तेरा अंतिम संस्कार जरूर हो जाएगा अगर एक भी फालतू के शब्द तेरे मुंह से फूटे तो। सक्षम ने उसे वार्न किया तो वो चुपचाप हो गया। दीक्षा को अपने मॉम डैड से कम मिलवा रहा है फिर? मौन व्रत तोड़ते हुए पारस फिर बोला। गहरी सांस खींचते हुए सक्षम अपना कोट ठीक करता हुआ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है। जल्द ही ठाकुर विला में उसका इस्तकबाल होगा। किस रिश्ते से? मेरा मतलब अंकल आंटी पूछेंगे तो क्या बताएगा? टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों आगे सक्षम के खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो सचमुच दीक्षा को अपने घर ले जाएगा? और क्या होगा उसके मम्मी पापा का रिएक्शन? क्या दीक्षा सक्षम के साथ घर चलने के लिए मान जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।